1996 13 सितंबर को गंगानगर में ही पैदा हुई थी। और मैं बचपन से ही लिखती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था। और जब मैं यहाँ से निकली तो समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या करूँ। मैं इंजीनियरिंग करने निकली थी, मैं बीच में 1 साल कोटा भी गई और बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड क्योटिक ईयर्स। वो जो एक टाइम होता है ना जब आप 11th-12th कर रहे होते हो और आपको पूरे करियर की चिंता होती है, पूरी जिंदगी की चिंता होती है, पर समझ नहीं आता कि जिंदगी का एक्चुअल में होगा क्या, बनेगा क्या इसका। और जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पता लगा कि कविताओं को सुनाया भी जा सकता है। और सच कहूँ तो मेरी कविताएं सुनाने की जर्नी जो है वो दिल्ली में शुरू हुई है, बट ये कोई नहीं जानता कि मैंने पहली बार पब्लिकली कविता गंगानगर में सुनाई थी। अगर आपको याद हो तो जब निर्भया हुआ था 2012 में, तो यहाँ पे पूरे शहर में कैंडल मार्च निकली थी। उनमें से एक कैंडल मार्च की लीडर मेरी मम्मी थी और हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे और मैंने कुछ कुछ बहुत भावुक होकर लिखा था। तो कुछ कुछ उस वक्त हुआ कि हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे निर्भया के लिए और इधर से ही 3 लड़के कुछ बोलकर चले गए। और ईव टीजिंग बहुत कॉमन होती है हमारे शहरों में। और इतना गुस्सा आया कि लाउड स्पीकर वाला जो माइक रहता है और जो रिक्शा रहता है, मैं खड़ी हुई जहाँ पे हमने मोमबत्तियां रखनी थी और मैंने उस पर एक कविता बोलनी शुरू कर दी। मुझे याद नहीं, मुझे पता है कि अगले दिन शायद राजस्थान पत्रिका या किसी अखबार में मेरी फोटो छपी थी, क्योंकि मैं कुछ कह रही थी और वो पूरी कविता की कुछ कुछ लाइन्स उन्होंने लिखी थी। उस दिन वो पहला दिन था जब मुझे लगा कि शायद ये लिखने तक, इसको डायरी तक रखने से कुछ नहीं होता। जब आप इसको बोल देते हैं तो आप में शायद वो क्षमता है कि आप दुनिया तक अपने मन की बात पहुंचा सकें, उसको अच्छे के लिए बदल सकें। क्योंकि बुरा बोलने वाले तो बहुत लोग दुनिया में हैं, हर जगह ऊट पटांग बातें बोलने वाले लोग हैं। और दुनिया तो तभी ठीक से चलती है जब ऊट पटांग और सही का बैलेंस हो जाए, अर्थ इक्विलिब्रियम पे चलती है, जैसा कि फिजिक्स हमें सिखाती है। तो उस दिन मुझे लगा कि ये जितनी भी बातें हैं मुझे कहनी जरूर है, और कुछ ना सही तो। फिर मैं दिल्ली गई और सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं, 2015 कॉलेज का फर्स्ट ईयर, और मैंने स्लैम पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हिंदी कवि सम्मेलन, स्लैम पोइट्री हिंदी, दोनों इसके नाम होते हैं। इसका अर्थार्थ, इसका मतलब इस कंपटीशन का ये रहता है कि अगर आप फ्री वर्स, किसी भी प्रकार की कविताएं लिखते हैं, फ्री वर्स यानी कि आजाद कविताएं, तो आप सुना सकते हैं। और एक कंपटीशन होता है, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकंड, आई थिंक। बस ना मैं फर्स्ट आई ना मैं सेकंड आई। सुरेंद्र शर्मा जी जज थे, वो उठे और उन्होंने मुझे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के पकड़ा दिए कि ये बच्ची जीती तो नहीं, पर मैं अपनी तरफ से इसको कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 3100 रुपए पकड़ाए। तो जो लड़की सेकंड आई थी उसका प्राइस मनी 2500 था। वो मुझे देख के चिढ़ गई पहले तो कि मुझे ये मिलना चाहिए था। वो हजार हजार के 3 नोट थे। मैं अभी भी सोचती हूँ कभी कभी कि वो निकालना शायद 2100 चाहते होंगे, एक गलती से निकल गया होगा, क्योंकि 3100 का कोई शगुन नहीं होता। हो गया, वो नोट अभी भी वैसे ही पड़े हैं एक फाइल के अंदर, हजार। वो कहीं नहीं चलते, वो सिर्फ हौसला अफजाई का काम करते हैं। जो मुझे लगता है कि एवरेज चाइल्ड होना बड़ा बड़ा उसको कुछ मानते ही नहीं है कि एक तो मोटिवेशन फेलियर को मिलता है और दूसरा टॉपर को मिलता है। ये जो 80% वाले बच्चे होते हैं ना, उनका बीच में ढोल बजा रहता है, उनको ना इज्जत ना बेइज्जती कुछ नहीं मिलता उनको। गार्गी यूनिवर्सिटी, मिरांडा हाउस, जितने ये कॉलेजेस हैं, डीटीयू, मैं हर स्लैम पोइट्री में कॉलेज के सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में गई हूँ और कभी कभी बिना प्राइज लिए वापस नहीं आई, कभी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि शायद मैं जो कह रही हूँ उसमें कोई दम तो होगा ना, कि कमरे में बैठे लोग जब सुनते हैं तो कुछ तो बदलता है ना, कि वो मुझे नंबर देते हैं और वो कहते हैं नहीं तुमने कुछ अच्छा कहा है। तो फिर मुझे लगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ जो जिस चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरी नौकरी लगी, मैं इन्फोसिस गई, आयुष मेरे साथ था जब मैं इन्फोसिस गई। आयुष सब कुछ अच्छा करता था, मैं सब कुछ, वो मुझे पढ़ाता भी था तो भी मेरे नंबर नहीं आते थे। फिर इतनी साउथ में जहाँ हिंदी कोई बोलता नहीं है, फिर उस वहां पे 4 महीने, शायद वो पहले ऐसे 4 महीने थे जो मैंने बिना कविताएं सुनाए बिताए। फिर मैं लोगों को पकड़ पकड़ के, नॉर्थ के जो बच्चे आए होते थे उनको ऐसे सर्कल्स में बिठा के बोलती थी कि आओ तुम सुनो, मैंने कुछ लिखा है। हर वक्त कहीं ना कहीं जनता, ऑडियंस हम ढूंढ लेते थे। फिर हम चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ में हमारी इन्फोसिस की नौकरी शुरू हुई। 2 साल पूर्ण रूप से जद्दोजहद, ऐसी नौकरी जिसमें कुछ आता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो। मतलब अगर वर्स्ट एम्प्लॉय का अवार्ड होता तो मुझे मिलता, क्योंकि मैं चाय पीती थी और वापस आ जाती थी। मेरे पूरे दिन का 100 रुपए का काम अगर मैंने किया हो तो नारायण मूर्ति मुझे पकड़ लेंगे मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं वहां पे भी कविताएं लिखती थी। तो मैं, बट कविताओं से ना घर नहीं चलता था तब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि तब उस वक्त 2019 में, 2020 में कविताएं लिखने से हमारा घर नहीं चलता था। हम जहाँ पे भी परफॉर्म कर लें उससे इतना पैसा या ये नहीं। और कला भूखे पेट नहीं होती है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि फकीर लोग कलाकार बनते हैं, लेकिन
फकीर लोग वैसे कलाकार बनते हैं जिनकी मौत के बाद दुनिया उन्हें जानती है। जैसे गालिब साहब हुए, वो मर गए, पूरी जिंदगी फकीरें बिताई और अब उनकी किताबें ही किताबें, पेटेंट ही पेटेंट। तो समझ ही आया कि कविताएं करने के लिए कहीं से इनपुट चाहिए और कविताएं सुनने वाले इसका कोई माध्यम चाहिए जहां से ये लोगों तक पहुंच सके। सोशल मीडिया वो माध्यम बना। हमने 2 नौकरियां करी एक की बजाय, एक इन्फोसिस और एक दूसरी नौकरी पकड़ी एक कंपनी के साथ जो मुझे इवेंट्स करवाने का पैसा देती थी। इवेंट्स करने का पैसा हमें मिलता नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घी टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। तो हमने इवेंट्स कराने शुरू किए। तो एक सैलरी इन्फोसिस देता था और एक सैलरी वो कंपनी देती थी। फिर ये 2 सैलरी इतना बन जाती थी कि हम जाकर के कहीं परफॉर्म कर पाए, कुछ कर पाए, अपनी जेब से पैसा लगा के चंडीगढ़ से दिल्ली जाया जा सके। और ये एक लड़की होकर और भी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सेफ ट्रैवल करना, ये फील करना। और खुशी की बात ये है कि मैं चंडीगढ़ में थी और चंडीगढ़ टचवुड बहुत अच्छी जगह है। तो मैं सुबह की ट्रेन पकड़ के दिल्ली आती थी, 3-4 ओपन माइक में परफॉर्म करती थी, शाम तक वापस आ जाती थी, ये सोचते हुए कि एक दिन कोई वीडियो फट जाए तो मुझे दुनिया पहचानने लगे और समझ आ जाए कि ये लड़की कुछ अच्छा करती है, फिर देखेंगे आगे क्या करेंगे। और वैसा हुआ भी। एक वीडियो वायरल हुआ तुम खूबसूरत हो के नाम से फेसबुक पर 2019 में, पर ना तो उसके बाद कोई पहचानने लगा ना उसने कुछ बदला। फिर लगा कि कुछ होगा, कभी नहीं होगा। फिर हम बैकग्राउंड में काम करते रहे और 2020 आया तो जिसकी हम दूसरी नौकरी करते थे उन्होंने कहा नायाब तुम ये इन्फोसिस छोड़ दो, तुम ये इवेंट ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करती हो, मैं तुम्हें दोनों के बराबर के पैसे दूंगा, तुम बॉम्बे चली जाओ और तुम यही काम बॉम्बे में करो, वहां से हम ज्यादा पैसा बना पाएंगे। बॉम्बे सुनते ही हर कलाकार का एकदम ख्वाब पूरा ही हो जाता है कि कोई मुझे भेज रहा है वो तो देता ही है। तो मैंने यूं फट से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और कोविड हो गया। वो कंपनी भी बंद पड़ गई, इन्फोसिस में छोड़ चुकी थी, कहाँ दुगनी सैलरी लेके मैं बॉम्बे जा रही थी। मैं गंगानगर पहुंच गई सर 2020 में कहाँ बॉम्बे पहुंचती, कविताएं सुनाती। कोविड में हम घर फंस गए। फिर समझ नहीं आया क्या करना है। फिर लिखते रहे। एक और नौकरी पकड़ी, उसमें भी यही काम करना था, ब्रांड्स पकड़ के लाने थे, लोग सुनने वाले श्रोतागण ढूंढने थे, पर अपने लिए नहीं, दूसरे कलाकारों के लिए और पोएट्स के लिए। विवेक ओबेरॉय के साथ, अनुपम खेर के साथ हमने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई उस कंपनी के जरिए। बड़े बड़े कलाकारों को हमने कविताएं कराई उस कंपनी के जरिए, पर खुद नहीं कर पा रही थी। तो वो एक टीस थी, वो एक किलस थी कि मैं कैसे क्या करूंगी मैं मतलब। तो एक दिन गुस्से में आकर वो नौकरी भी छोड़ दी कि मैं दूसरों की कविताएं एनेबल कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर जब तक मैं अपनी नहीं सुना रही हूँ मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं 1.5 साल बेरोजगार, 2 साल बेरोजगार रही वहां से। और एक दिन आ गया जब दिल्ली मतलब जो सारी सेविंग्स खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। और मैंने पापा को फोन किया, मम्मी को फोन किया कि एक काम करती हूँ मैं घर आती हूँ। मैंने बोरिया बैग बिस्तरा पैक किया, मेरी 1 महीने की सिक्योरिटी बची थी। तो इतनी देर में ये आयुष मुझे कहता है कि वियतनाम की टिकट्स बहुत सस्ती आ रही हैं, चलेगी क्या? और ना मुझे बहुत शौक है घूमने का, दुनिया देखने का। और मुझे लगता है हर इंसान को, हर एक शख्स को, हर एक इंसान को दुनिया देखने का शौक होता है। और मेरे पास कुछ 30-40 हजार रुपए बचे हुए थे, जो मुझे था कि मैं 1 महीना इससे काटूंगी और फिर कर जाऊंगी। 1 महीना में कुछ बन गया ठीक है, पर जिसका मैं देख रही हूँ जिसका 2019 से कुछ नहीं बन रहा, उसका 1 महीने में क्या बन जाएगा। तो मैंने इसको बोला हम सारे दोस्त चलते हैं। मैंने पापा को फोन किया कि मैं जाना चाहती हूँ। और पहले तो मेरी मम्मी ने बात मेरे पापा तक पहुंचने नहीं दी। मेरी मम्मी को बोला कि विदेश जाना है दोस्तों के साथ, ना ही है ये बात। तो मेरा बहुत तेज झगड़ा हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, जो लोगों ने शादी करी है वो अपने पति के साथ हनीमून पे जा रही है, जो लड़कियां अपना कमा रही हैं वो अपने पैसे से जा रही हैं। एक मैं जो ना कुछ कर रही हूँ, ना दुनिया देख पा रही हूँ, मैं वेट नहीं करती रह सकती कि एक दिन कोई आएगा, मैं उसके सहारे जाऊंगी। मुझे अपने दम पे मुझे दुनिया देखनी है। तो आप मुझे जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? और मैं बहुत तेज, मम्मी और मैं फोन पे चीख रहे थे एक दूसरे के ऊपर कि नहीं ये नहीं होता, ये गलत है, ये सही है, क्या सही है क्या गलत है। पापा ने फोन खींच लिया मेरा। और मुझे याद है मैंने पापा से एक बात कही कि पापा लोग 30 से पहले ना 30 कंट्रियां देख लेते हैं, मैं 26 की हो गई हूँ, मैंने 2 नहीं देखी हैं और मुझे दुनिया देखनी है, मुझे क्यों ये वो। और मैं चीखे जा रही हूँ। और मेरे पापा मुझे कहते हैं तू जा, तेरे को और पैसे चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। कभी कभी हम पूछते ही नहीं, हम मान के ही चल लेते हैं कि पापा ना ही बोलेंगे, पूछ के ही देख लो, क्या पता पापा हाँ ही बोल दें। इतना स्ट्रेंज था वो हाँ मेरे लिए इतनी स्ट्रेंज थी। तो हम वियतनाम गए बड़ी गरीबी में, बड़े कटके में। मतलब हम 8-9 लोग ग्रुप में गए थे और हमें एक एक चीज ना 9 में स्प्लिट हो रही थी तो ही हमारा खर्चा निकल रहा था, नहीं तो नहीं निकल रहा। बड़ी बड़ी फूक फूक के हम कदम रख रहे थे। और एक महंगे जूते खरीद कर मैं गई थी उस ट्रिप पे, क्योंकि जूते बहुत
चलना बहुत पड़ता है विदेश जा करके, अब कैब्स के पैसे नहीं है तो 20-20 हज़ार स्टेप रोज के चलने होते हैं। मैं वहाँ पहुंची और सेकंड लास्ट डे मैंने वो जूते पहने और शू में ना शू बाइट हो रहा था, तो मैंने उतार के वहाँ से किसी की लोकल चप्पल खरीद ली और पहन ली और मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद ना, मैं बहुत जल्दी बच्ची रही हूँ हमेशा से। मेरे घर में अगर कुछ टूटता था तो सबको पता होता था कि नायाब ने ही तोड़ा होगा, यही वो बच्ची है। तो कहीं कहीं मस्ती करते हुए मेरे वो जूते कहीं छूट गए महंगे वाले। और पता नहीं क्यों मैं कभी घूमी चीजों पे गम नहीं मनाती हूँ, कभी दुखी नहीं होती हूँ। शायद जिंदगी का वो टाइम ऐसा चल रहा था कि मुझे बड़ा हिट किया कि मैं शायद ख्याल रखना नहीं जानती हूँ शायद अपना, मैं कुछ संभाल नहीं पाई। मुझे घर पे बैठ करके अपना अपना करियर पे फोकस करना चाहिए था। मैं घूमने आ गई, ये पैसे मेरे सर्वाइवल मनी थे, उसमें से भी एक ठीक ठाक जो मेरी पास चीज थी, मैं जूते नहीं संभाल पाई, मैं करियर संभालूंगी। अजीब वो गरीब सी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। कभी कभी वो एक्चुअल में बात जूतों की थी नहीं और वो इतना रॉक बॉटम मैंने हिट किया। तो आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो ऐसे टाइम पे भी आपको अजीब अजीब अच्छी बातें करते हैं। तो आयुष मुझसे बोलता है कि छोड़ना यार, तू चोर के लिए खुश हो जाना। चोर के लिए कौन खुश होता है? गुड़िया, हर बेटा बेटी की लाइफ होती है बस ना, आप जिस मकसद से यहाँ बुलाया आपने वो बताइए। ये तो बहुत मुझे बोला गया है कि कहानी सुनाना, अपना अपना किस्सा सुनाने को, तो मैं उसको पूरा कहानी सुने थोड़ी ना। थोड़ा ऐसे सोचा कि हमने जिंदगी ना बड़ी उल्टी सीखी है। हमें हमेशा चोरी पे बुरा मानना, दुख दुख करना सिखाया। अगर हमें किसी ने कहा होता कि जब घर में चोरी होती है तो ऊपर वाला आके अपने हिस्से की चीजें ले जाता है, तो हम बड़ा खुश मनाते कि भगवान आए थे आज घर में, खुशी मनाते इस बात की। तो उस वक्त हमने लिखा, एक लाइन लिखी थी कि मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया होगा शायद। लौटे, एक माइक में परफॉर्म किया और बोरिया बिस्तरा बांध के घर आ गए कि चल तो रहा नहीं, अब आकर देखते हैं क्या करना है जिंदगी में। घर आई थी, बैग खुला भी नहीं था कि मुस्कुराओ वायरल हो गई, पूरी दुनिया भर में पहुंच गई। और मैं घर पे बोलकर आई थी कि मैं 1 महीना यहीं रहूंगी, हम देखेंगे कि क्या करना है। और 3 दिन बाद बीबीसी का कॉल आ गया कि आप मुझे मुस्कुराओ गर्ल का इंटरव्यू लेना है। वहां से हम वापस गए और इस बात को शायद 2-2.5 साल हो चुके हैं। हम 400 से ऊपर शोज कर चुके हैं, एक ऐसी फील्ड जो बड़ी नॉन एग्जिस्टेंट थी। 10 से ऊपर देशों में हमने इस कला को लेकर गए हैं। और मेरे ख्याल से मेरा शो है जिसका नाम है राजकुमारी, विच इज अ टेल जहाँ पे विच इज अ जर्नी की स्टोरी टेलिंग जो फॉर्मेट हम प्रेजेंट करते हैं वो बड़ा इम्बैलेंस्ड है। द स्टोरीज दैट वी टेल बॉयज एंड द स्टोरीज दैट वी टेल गर्ल्स वो बहुत अलग है, उनमें एक इक्वालिटी की जरूरत है। उसी लाइंस पे ये शो है। ये शो हम 7 देशों में परफॉर्म कर चुके हैं, जिनके अंदर लंदन, बर्मिंघम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, ये सारे शहर आते हैं। और आई थिंक वीर वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड लड़की हूँ, मेरे से पहली लड़की हूँ जिसने कविताओं में इतने शोज और इतने शहरों में अपना शो लेकर गई हूँ। नॉट जस्ट की पहली लड़की हूँ, इस फील्ड की पहली आर्टिस्ट हूँ जिसने इतने देशों में भी परफॉर्म किया है। तो आई थिंक दैट्स अ बिग डील दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पोइट्री एंड टेक पोइट्री टू अ स्टेज। की कविताओं ने शायद जो मंच, ये वाली कविताओं ने, आजाद कविताओं ने शायद जो मंच पहले नहीं देखा था, हम उनको उस मंच पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स द जर्नी। थैंक यू सो मच। आप सबको इरशाद कहना पड़ेगा, इरशाद सबको कहना पड़ेगा, ये रूल होता है ना। कहा है कि इरशाद। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर इस दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। Thank you so much.